गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं। आज 13 अप्रैल है और 13 अप्रैल के करंट अफेयर को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले हम अपने डेली के थॉट के बारे में बात करते हैं। अपने मन को कंट्रोल करो इससे पहले कि मन आपको कंट्रोल करने लगे। यानी आपका अपने मन पर पूर्णतः पूरी तरीके से कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने आप को और अपने मन को कंट्रोल में करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि कंट्रोल करने से आप मन के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। जब आपका मन आपके कंट्रोल में हो जाएगा तो आप अपने अनुसार अपने मन को चला सकते हैं। तो इसी तरीके से अपने मन पर कंट्रोल रखते हुए, मेहनत करते हुए अपनी सफलता के पथ पर आगे बढ़ते रहिए। और इसी विचार के साथ में मैं स्टार्ट करूंगी आज की अपनी क्लास को। जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस। हम सब ने इतिहास में, हिस्ट्री में कभी ना कभी जलियांवाला बाग के बारे में जरूर पढ़ा है, पढ़ा भी है। इसके ऊपर मूवीज भी बनी है, वो भी देखा है और अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि 13 अप्रैल को एक नरसंहार हुआ था जलियांवाला बाग में। और उसी के उपलक्ष्य में जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया जाता है 13 अप्रैल को। अगर इसके इतिहास के बारे में अगर हम देखना चाहते हैं तो 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई थी। इस घटना में क्या हुआ था कि जो जलियांवाला बाग था वहां पर लोग इकट्ठे हुए थे मिलने के लिए, है ना, बातचीत करने के लिए इकट्ठे हुए थे। एक मेले के रूप में, जैसा नहीं होता संगोष्ठी होती है, सम्मेलन होता है, उस तरीके से लोग इकट्ठे हुए थे। निहत्थे थे लोग, लोगों के पास ऐसा कोई हथियार नहीं था जिसकी वजह से उनके ऊपर गोलियां चलाई जाए। लेकिन ब्रिटिश सरकार डर गई, क्योंकि वो इतने बड़े लोगों का जो समूह था, है ना, उसको डर था कि कहीं कुछ ऐसी घटना ना हो जाए जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो। तो वहां पर लोग इकट्ठे हुए और उस निहत्थी भीड़ पर जो उस समय का जनरल डायर था, उसने अमृतसर के जलियांवाले बाग में निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई, जिसकी वजह से, अगर मैं उन आंकड़ों के बारे में बात करूं जो आधिकारिक रूप से नहीं है, तो उसमें लगभग 1500 से अधिक लोग मारे गए थे और 2000 से अधिक लोग घायल हुए थे। लेकिन अगर आप अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में देखेंगे तो वहां पर 484 शहीद लोगों की सूची दी गई है। और इसके साथ साथ ही जो जलियांवाला बाग है वहां पर 388 शहीदों की सूची आपको मिल जाएगी, है ना। और जब यह हत्याकांड हुआ तो इस हत्याकांड के बाद ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की अपनी उपाधि को त्याग दिया था, जो उनको ब्रिटिश सरकार की तरफ से दी गई थी। उसको त्याग दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ये इतिहास की बहुत इंपॉर्टेंट घटना है जो हमारे दिल में बसी हुई है, और इसी को याद में, उन शहीदों की याद में, हम जलियांवाले बाग नरसंहार दिवस को हर साल 13 अप्रैल को एक तरीके से उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मनाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस, यानी इंटरनेशनल टर्बन डे को भी हम 13 अप्रैल को मनाते हैं। 2023 में जब गुरु नानक देव जी, हम सबको पता है कि जो गुरु नानक देव जी हैं उनकी जयंती को बैसाखी के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। तो इस समय जो 2023 की गुरु नानक देव जी की जयंती है, किस नंबर की है, तो 554th नंबर की बर्थ एनिवर्सरी है। और उसी बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर ही, बैसाखी के फेस्टिवल पर ही, अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस भी मनाया जाता है। पगड़ी को दस्तर, पगड़ी या पक्के नाम से भी जाना जाता है और इसकी स्टार्टिंग 2004 में करी गई थी। 13 अप्रैल को मनाने के लिए डिसाइड किया गया था। इसके पीछे का रीजन था कि जो सिख धर्म है उसमें पगड़ी को पहनना एक आवश्यकता है। उस धर्म के अकॉर्डिंग सिख धर्म से रिलेट करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको पगड़ी पहनना चाहिए। तो उसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए ही अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस या इंटरनेशनल टर्बन डे 13 अप्रैल को मनाया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 के बारे में। जैसा कि हम सबको पता है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने जो जीडीपी यानी जो कुल घरेलू उत्पाद है उसको फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 और 24 में 6.4% होने का अनुमान लगाया था। तो इसी को जो IMF है यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसने क्या कहा है, उसने इस भारत की कुल घरेलू उत्पाद में जो वृद्धि होगी उसको फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 के लिए इसमें गिरावट दर्ज की है और बोला है कि 5.9% रहेगी भारत की कुल घरेलू उत्पाद, यानी जो क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसकी ग्रोथ भारत में 2023 और 24 के लिए
5.9% रहेगी, ऐसा बोला गया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। अब हम बात करें आईआईटी कानपुर के बारे में, तो आईआईटी कानपुर का एक ब्रांच है जिसका नाम है स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर, ठीक है ना। तो इस ब्रांच ने समझौता किया है एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के साथ में। क्यों करा गया है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है इन दोनों के द्वारा, और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि न्यू टेक्नोलॉजी और इनोवेशन बेस्ड जो स्टार्टअप्स हैं उनको आईआईटी कानपुर के द्वारा बढ़ावा दिया जा सके, जो इको फ्रेंडली भी हों और इकोसिस्टम को सपोर्ट करने वाले हों। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या किया है कि टीपीडीडीएल के लिए 150 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बनाई है। टीपीडीडीएल का मतलब क्या है? टाटा पावर दिल्ली वितरण लिमिटेड, है ना। यानी टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड को टीपीडीडीएल कहते हैं। इसमें इन्वेस्ट करेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसके लिए कितने रुपए देगा? तो 150 करोड़ रुपए के निवेश करने की बात कही गई है। इसके पीछे का जो मोटिव है, दिल्ली के जो बिजली वितरण है उसको सुधारना है, और साथ ही इसके अलावा जो इसका बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है उसमें भी पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा एडीबी के द्वारा, और बोला गया है कि ये जो अनुदान दिया जाएगा वो $2 मिलियन दिया जाएगा। सिप्ला के बारे में हम सबने कहीं ना कहीं सुना हुआ है। सिप्ला क्या है? तो सिप्ला भारत की एक दवा कंपनी है, यानी कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जिसने ये घोषणा करी है कि वो स्विट्जरलैंड की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसका नाम है नोर्वाटिस फार्मा एजी, उसके साथ लाइसेंसिंग समझौता करा है गैल्वस रेंज के उत्पादन और वितरण के लिए। अब ये गैल्वस रेंज क्या है? डायबिटीज के बारे में हम सबको पता है। तो टाइप 2 डायबिटीज जो होती है उसको रोकने के लिए एक तरीके से ओरल एंटी डायबिटिक दवा है ये, है ना। तो इसका ही उत्पादन किया जाएगा और इसका वितरण किया जाएगा भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी सिप्ला के द्वारा। महाराष्ट्र में जो सावरकर जी की जयंती है उसको स्वतंत्रता वीर गौरव दिन के रूप में मनाया जाएगा, ऐसी घोषणा करी गई है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के द्वारा। इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी पड़ती है वीर सावरकर जी की, वो 28 मई को पड़ती है, और इनकी ही जयंती को मनाया जाएगा स्वतंत्रता वीर गौरव दिवस के रूप में, जिससे कि वीर सावरकर के विचारों को बढ़ावा मिल सके और इनको एक आदर्श के रूप में महाराष्ट्र में स्थापित किया जा सके। बॉर्डर क्रॉस डिजिटल पेमेंट के लिए समझौता किया गया है नेपाल और भारत में, और इसके लिए हस्ताक्षर भी कर दिया गया है। जैसा कि हम सबको पता है कि डिजिटली भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, और डिजिटली जो पेमेंट है उसको भी आगे बढ़ाया जा रहा है। तो अब क्रॉस बॉर्डर भी डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था लाई गई है, और इसके लिए समझौता किया गया है नेपाल और भारत के बीच में। समझौता करा जाएगा उस समय जब नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल जब भारत की यात्रा के दौरे पर आएंगे, तो उसी समय इस विषय पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, समझौता किया जाएगा। और भारतीय ई वॉलेट जैसे कि भारत पे, फोन पे, गूगल पे और पेटीएम के माध्यम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे कि जो टूरिस्ट हैं वो आसानी से पेमेंट देख कर सकें, और जो ट्रेडिंग है यानी बूस्ट किया जा सके ट्रेड को और टूरिस्ट को। देखिए, अब हम जापान से एक खबर के बारे में बात करेंगे। तो जापान में परमाणु भौतिकविदों की एक टीम है। उन्होंने परमाणु संख्या 92 और द्रव्यमान 241 का जो यूरेनियम आइसोटॉप है उसकी खोज करी है, और इसका प्रकाशन कहाँ पर किया गया है? तो ये जो अध्ययन है इसका प्रकाशन किया गया है जनरल फिजिकल रिव्यू लेटर्स के द्वारा, जिसमें ये बताया गया है कि नया आइसोटोप जिसका नाम है यूरेनियम 241, इसको खोजा गया है जापान के परमाणु भौतिकविदों के द्वारा। जो थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है उसने ये भी सजेशन दिया है कि जो ये यूरेनियम 241 है इसकी हाफ लाइफ 40 मिनट तक की होती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में, जिसको स्टेटस दिया गया है मिनीरत्न कैटेगरी फर्स्ट में। ये एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है, यानी कि एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी है जो अपनी स्थापना के बाद से ही निरंतर ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रही है,
ऑफिशियली नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा इसको ये स्टेटस प्रोवाइड कराया जाएगा। और साथ ही आपको मैं बता दूं कि जो प्रधानमंत्री का लक्ष्य है 2030 तक के लिए गैर जीवाश्म ईंधन, उस पर ये काम कर रही है। और 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित जो इसकी कैपेबिलिटी है, जो उसकी कैपेसिटी है, उसको उस दिशा को प्राप्त करने के लिए, यानी इसका एक गोल है कि 500 गीगावाट ये गैर जीवाश्म ईंधन बनाएगी और इसके लिए ये लगातार उस गोल को प्राप्त करने के लिए काम कर रही है, जो प्रधानमंत्री के लक्ष्यों जिसका नाम है पंचामृत उसके तहत आता है। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में, जिसकी स्थापना 20 सितंबर 2011 को करा गया था नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत। ये एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है और स्पेशली सौर ऊर्जा के क्षेत्र को समर्पित कंपनी है। ये पावर ट्रेडिंग लाइसेंस रखती है, साथ ही सौर ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापार को, उसके जो भी डोमेन है, उसकी जो भी योजनाएं हैं, उसको क्रियान्वित करने का काम किया जाता है। इसके जो एमडी हैं, यानी प्रबंध निदेशक हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो सुमन शर्मा हैं। एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा नई दिल्ली में 12 से 14 अप्रैल के बीच में, और जिसका उद्घाटन कर दिया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, जिसमें यूके, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और केन्या के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं राजस्थान की न्यूज है, जहां पर वंदे भारत, राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, ये रेगुलरली यानी नियमित रूप से दिल्ली कैंट और अजमेर के बीच में चलेगी। 5 घंटे 15 मिनट में ये जो अपनी यात्रा है उसको पूरी करेगी। लेकिन जो अभी उद्घाटन किया गया था वो जयपुर से करा गया था, ठीक है ना, यानी जयपुर से और दिल्ली कैंट के बीच में रेलवे स्टेशनों के बीच में चलाया गया था पहली ट्रेन को, जो अलवर गुड़गांव में रुकते हुए चली है, दिल्ली तक पहुंची है, ठीक है। लेकिन रेगुलर ये कैसे चलेगी, तो रेगुलर ये अजमेर से दिल्ली कैंट के बीच में चलेगी। 5 घंटे 15 मिनट की यात्रा कंप्लीट करेगी इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं भारत की प्राइवेट जो बैंक है उसके बारे में, जिसका नाम है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक स्पेशली फार्मिंग के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देती है, उसके लिए वित्त फाइनेंस करती है, यानी वित्त प्रोवाइड करवाती है। तो इंडसइंड बैंक ने एग्रीमेंट किया है किसके साथ में, सिटी बैंक और जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के साथ में। किस लिए करा है, तो को फाइनेंसिंग लोन एग्रीमेंट करा गया है सिटी बैंक और जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के साथ में इंडसइंड बैंक के द्वारा। 125 मिलियन डॉलर की फंडिंग लाइन के लिए ऐसा करा गया है ना। इंडस बैंक इज लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया, ठीक है, with a strong presence in retail banking, corporate banking and treasury operations इसके द्वारा करे जाते हैं और इंडिया का प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। इंडसइंड बैंक के बारे में बात करें तो इसका उद्घाटन अप्रैल में 1994 को, जो उस समय के वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह जी के द्वारा करा गया था। इस समय जो अध्यक्ष हैं बोर्ड के वो कौन है, अरुण तिवारी हैं। और बैंक की टैगलाइन का क्या है, तो वी केयर दिल से, वी मेक यू फील रिचर। और इसका मुख्यालय हमें मुंबई में देखने को मिलेगा। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के बारे में बात करें तो जापान की एक निगमित प्रशासनिक एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2003 को करी गई थी। इसका जो एम है आधिकारिक विकास सहायता प्रदान करना है। इसका मुख्यालय जापान के टोक्यो में मिलेगा हमें, और ये पूरी दुनिया में सेवा देती है, यानी पूरी दुनिया में इसके ब्रांचेस हमें देखने को मिल जाएंगी। इसके अध्यक्ष अकीहिको तनाका है। सिटी बैंक के बारे में बात करें तो ये सिटी बैंक का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में मिलेगा। इसकी स्थापना 16 जून को 1812 में करी गई थी और इसके संस्थापक सैमुअल ऑसगुड जी हैं। हिमाचल सरकार ने छोटे डेयरी किसानों और पशुपालकों को समर्थन देने के लिए, उनकी आजीविका को बढ़ाने के लिए एक परियोजना स्टार्ट करी है। उस परियोजना का नाम क्या है, तो उस परियोजना का नाम है संजीवनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि कौन सी गवर्नमेंट ने, किस राज्य की सरकार ने
डेयरी किसानों और पशुपालकों के लिए संजीवनी नामक परियोजना स्टार्ट करी है, तो उसका उत्तर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश ने। ऐसा क्यों करा गया है? तो स्पेशली किसानों को सुविधाएं प्रदान की जाएं जिससे कि वो पशुओं की देखभाल कर सकें। अगर पशुओं को कोई रोग हो जाता है, किसी तरीके की कोई दिक्कत है, तो उसके लिए टेलीमेडिसिन और प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सके, यानी मेडिसिन प्रोवाइड कराए जाए, नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनका उनका इलाज करवा सके। और साथ ही जो छोटे किसान हैं और जो पशुपालक हैं, उनकी इनकम में भी ग्रोथ हो, उनकी इनकम भी बढ़े, और साथ ही पशुओं की भी देखभाल अच्छे से हो पाए। तो इन्हीं सब बातों को लेकर जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट है उसके द्वारा संजीवनी नामक परियोजना स्टार्ट करी गई है। और इसके लिए एक टोल फ्री टेलीफोन नंबर भी दिया गया है जिसके माध्यम से घर घर पशुधन देखभाल सेवाएं प्रदान की जाएंगी। यानी अगर किसी नागरिक को, किसी किसान को, पशुपालक को अपने पशुओं से रिलेटेड कोई परेशानी है, तो वो इस टोल फ्री टेलीफोन नंबर पर बात करके जो सेवाएं हैं वो प्रदान किया जा सकता है उसे, या वो सेवाएं वो सेवाएं ले सकता है जो संजीवनी परियोजना के तहत प्रोवाइड कराई जाएंगी हिमाचल सरकार के द्वारा। अब हम बात कर रहे हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में, जिसने मेघालय के दक्षिणी का जो हिम मेघालय का दक्षिणी गारो हिल्स है, वहां पर मेढक की एक नई प्रजाति जिसका नाम अमोलॉप्स सीजू है, इसकी खोज करी है। मेघालय की एक गुफा के अंदर ये पाया गया था फ्रॉग, तो इसी गुफा के नाम पर ही इसका नाम पड़ गया है अमोलॉप्स सीजू। और साथ में ही अरुणाचल प्रदेश में भी कैस्केड फ्रॉग, जिसको अमोलॉप्स कहा जाता है, इसकी 3 प्रजातियां देखने को मिली हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो इसका फाउंडेशन 1 जुलाई 1916 को हुआ था, स्पेशली पशु जीवन है उसके विभिन्न पहलुओं पर सर्वेक्षण करने के लिए, रिसर्च करने के लिए और अन्वेषण करने के लिए, और साथ ही जैव विविधता को बनाए रखने के लिए और जैव विविधता का अध्ययन करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, और विभिन्न पशु प्रजातियों को वर्गीकरण, वितरण और जो भी साइंटिफिक जो भी टर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग डिफाइन करने के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जो है की स्थापना करी गई थी। इसका मुख्यालय हमें पश्चिम बंगाल में कोलकाता में देखने को मिलेगा, और इसके निदेशक यानी इसके जो डायरेक्टर है वो कौन है? तो डॉक्टर धृति बनर्जी हैं। ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत काम करता है और एक प्रशासनिक मंत्रालय के तहत एक प्रशासनिक एजेंसी के रूप में काम करता है। न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह को केंद्र सरकार के द्वारा त्रिपुरा उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और ये अपरेश कुमार सिंह किसकी जगह लेंगे? तो टी अमरनाथ गौड़ की जगह लेंगे, जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम कर रहे थे त्रिपुरा उच्च न्यायालय में। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना 23 मार्च 2013 को करी गई थी भारत के संविधान और 1971 के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र अधिनियम के संशोधन के बाद में। हम सबको पता है कि पहले ये जो 7 सिस्टर्स हैं, यानी जो दक्षिणी पूर्वी राज्य के 7 राज्य हैं, उनके लिए सिर्फ एक ही उच्च न्यायालय था गुवाहाटी में, गुवाहाटी उच्च न्यायालय था। ठीक है, बाद में धीरे धीरे क्या हो गया कि कुछ राज्यों के, यानी वो 3 राज्य थे जिनके अलग अलग अपने न्यायालय बन गए हैं। तो त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना 23 मार्च 2013 को करी गई थी भारत के संविधान और 1971 के उत्तरी पूर्व क्षेत्र अधिनियम में संशोधन के बाद में, और जिसके अभी तत्काल में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? तो अपरेश कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। साथ ही ये जो हमारे देश में जितने भी उच्च न्यायालय हैं, जितने भी हाई कोर्ट हैं, उसके चीफ जस्टिस कौन है इस टाइम पर, वो सारी लिस्ट यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है। तो आप किसी भी स्टेट से रिलेट करते हैं, किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ से आप लिस्ट को देखकर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको जो ये रेड रेड दिख रहा है डॉट या रेड रेड जो स्टार दिख रहा है, ये कार्यवाहक न्यायाधीश हैं, यानी ये सिर्फ कार्यवाहक न्यायाधीश बनाए गए हैं और इनकी जगह पर किसी को नियुक्त किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। राजस्थान के देखिए जैसे कि मणिंद्र मोहन श्रीवास्तव हैं, मणिपुर के MV मुरलीधरन है और मद्रास के T राजा हैं। ये सारे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम कर रहे हैं और इनकी जगह पर सेंट्रल गवर्नमेंट अभी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगी।
इस सेशन में इतना ही साथियों। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा जो भी कंटेंट है उसको हम टेलीग्राम के लिंक पर शेयर कर देते हैं पीडीएफ के फॉर्म में। तो वहां पर जाकर अगर आप स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपने नोट्स बना सकते हैं। बोथ लैंग्वेजेस में है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। साथ में ही अगर आप नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत सारा नॉलेज होता है हमारे सेशन में। और मेरी कोशिश रहती है कि जो भी कंटेंट है उसको अच्छे से मैं डिस्क्राइब कर पाऊँ, है ना। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करी जाएगी वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगी। आपने बहुत सारा साथ दिया है, बहुत सारा प्यार दिया है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। कल फिर मिलूंगी इसी प्लेटफॉर्म पर कल के करंट अफेयर के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।